हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। देखो 10वें क्वेश्चन तक यदि आप मेरे साथ आए हो तो यकीन मानिए आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ज़्यादा आप सभी मेहनत कर रहे हैं और 10वां क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एक यहाँ तक का पड़ाव एक बहुत सुनहरा पड़ाव आपका हो चुका है। केवल आगे के 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एक यहाँ पर आया है द राइज ऑफ चाइना, चाइना का उदय। देखिए 1975 तक इंडिया और चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर थे। फिर माओवादी नीति आती है, वो कहते हैं कि जो मिल जाए उसको खा लो, जो चीज़ है उसको बनाओ, हर चीज़ का मेक इन चाइना, मेड इन चाइना का प्रोजेक्ट वो ले आते हैं। उसमें वो हर चीज़ बनाते हैं और उसकी कॉपी बनाने पे वो डायरेक्टली प्राइवेसी के जो नियम होते हैं उसको धज्जियाँ उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ की कॉपी बना दो। उन्होंने एप्पल बनाया, आप एप्पल फ़ोन लाओ, अपना कॉपी बनाओ और मार्केट में सेल करो। चीप प्रोडक्ट बनाने पे जोर देते हैं, बल्क प्रोडक्ट बनाने पे जोर देते हैं और उनकी इकोनॉमी को जो कहते हैं कंजर्वेटिव इकोनॉमी थी, जो इसने ग्लोबलाइजेशन में कदम नहीं रखा था, वो ग्लोबल इकोनॉमी की ओर लेके जाते। तो राइज ऑफ चाइना इज इम्पैक्ट, याद रखना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो पेपर है इसमें कोई ना कोई एक इंटरनेशनल इशू आएगा ही आएगा। या तो आपसे यूक्रेन रशिया वॉर पूछ लेगा, या चाइना पूछ लेगा, या गाजा और इजराइल के बारे में पूछ लेगा, या यमन के बारे में पूछ लेगा, या अभी और अगर मैं कहूँ तो अभी जस्ट कुवैत के अंदर भी एक फ्रंट हुआ था, वो भी कंटेम्प्रेरी इशू में आ जाता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे चलते रहते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध के बारे में पूछ लेगा। कहीं ना कहीं एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक जरूर पूछेगा। और चाइना के बारे में हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा, क्योंकि चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के कदम में है और इसकी मेन पावर क्या है, इसकी ट्रेंडिंग एक्सपोर्ट पावर हाउस है, एक्सपोर्ट पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। ये इनकी इकोनॉमी के सबसे बड़े पॉइंट है। देश तभी आगे बढ़ेगा, याद रखना MBA वालों, देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे यहाँ के बिजनेसमैन आगे बढ़ेंगे, किसान आगे बढ़ेंगे। ये दो तबके हैं और किसान मैन्युफैक्चरर हैं। यानी कि जब हमारे देश में, एक सिंपल वे के अंदर बोल देता हूँ, जब हमारे देश में निर्माता आगे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरर आगे बढ़ेगा, भले वो किसान हो, भले वो रॉ मटेरियल बनाने वाली कोई कंपनी हो, है ना, भले वो कोई टेक्सटाइल कार बनाने वाली कंपनी हो, कोई भी निर्माता, भले वो किसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, भले वो 10,000 के गुड्स प्रोड्यूस करता हो या 100 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस करता हो, वो आगे बढ़ेगा तो आपका देश आगे बढ़ेगा। ये प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के आगे बढ़ने से। इनके आगे बढ़ने से मिडिल क्लास आगे बढ़ता है। मिडिल क्लास के आगे बढ़ने से कभी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप सोच सकते हो, एक सिंपल सा एक गणित में आपको यहाँ पर एक क्लियर कर देता हूँ ताकि चाइना का फैक्टर आपको और क्लियर हो जाए कि क्यों उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, क्यों एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाया, क्यों FDI के ऊपर जोर दिया और क्यों ट्रेड एग्रीमेंट्स करे उन्होंने डिफरेंट नेशंस के साथ। एक व्यापारी हटाते हैं, एक सर्विस पेशा, आपकी MBA के बाद जॉब लग गई। बहुत से बच्चों की तो ड्रीम जॉब भी 25,000 से शुरू होती। मान लेते हैं एक एवरेज सैलरी 25,000 रुपये मिली, और मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि 12 लाख का पैकेज मिला या 25 लाख, 25,000 की जॉब मिल गई। 25,000 की जॉब अगर आप देखा जाए तो 2.5 लाख, 3 लाख के अप्रोक्स आपका पहुंचेगा एवरेज, है ना, इतना ही एवरेज पैकेज पहुंचेगा। तो 3 लाख रुपए आपको मिलता है पूरे साल भर में। अब एक छोटे से रिटेल आउटलेट या किराने के व्यापारी के पास चलते हैं, उसका अगर रोज का गल्ला भी 10,000 का है, रोज का गल्ला केवल 10,000 का है, जो नॉर्मल 20 कस्टमर भी आते हैं अगर किसी के दुकान पे तो 10,000 का गल्ला हो जाता है, क्योंकि किराने का सामान 500 रुपये से कम तो कौन ही खरीद रहा है, खरीद रहे हैं, फिर भी एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ। अगर 10,000 का है तो उसका महीने का गल्ला 3 लाख का है। भले वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कर रहा है, वो मतलब नहीं, लेकिन 3 लाख रुपए उसकी इकोनॉमी में रन हो रहा है और आपके द्वारा 3 लाख रुपए इकोनॉमी में साल भर में रन होगा। तो जितने ज़्यादा बिजनेसमैन प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी आगे बढ़ती है, बढ़ेगी। बिजनेसमैन के सहारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक मतलब मैन्युफैक्चरर आगे बढ़ जाते हैं ना, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं, सैलरी वाले हो गए, मिडल मैन हो गए या छोटे व्यापारी हो गए, वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो मेन चाइना के पावर हब बनने का कारण उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, एक्सपोर्ट हाउसेस को प्रमोट करना था, और FDI में 1975 से स्टार्ट कर देना, जो 1990 तक अपने आके स्टार्ट हुआ था LPG मॉडल से।
30 साल, याद रखना 30 साल कंटिन्यूस चाइना ने 9% जीडीपी ग्रोथ दर्ज करी। आज हम 6.5 में मोदी गवर्नमेंट खुश हो रही है, अरे हमने 6.25% कर दिया, पिछली गवर्नमेंट तो माइनस में थी। और पिछले ने जो करा, पर आपको तो 9-10% करना है। आपका लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए। चाइना ने 30 साल 30 ईयर्स कंटिन्यूस 9% जीडीपी ग्रोथ हिट करी, तब वो चाइना दिख रहा है जो आज है। वरना चाइना हमसे भी गरीब था। 1965 में भले हम वॉर हार गए थे, लेकिन वो हमसे गरीब देशों में आता था। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड क्या, ग्लोबल ट्रेड में इससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ, लोअर प्राइस कस्टमर को अवेलेबल हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स, वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा हायर प्राइस एड्रेस करती थी। ये चाइना एक ऐसी इकोनॉमी बन के ऊपरा जो लोअर प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करे। ग्लोबल सप्लाई चेन और रिलायंस और चाइना हो गया है हर देश का लगभग, यानी कि उसके ऊपर निर्भरता बढ़ गई है। अब चैलेंजेस क्या हैं चाइना के सामने, या आप उसके समझ सकते हो। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स हैं, पायरेसी का जो मैं कहता हूँ, लेबर का स्टैंडर्ड है वो लो है, जियोपॉलिटिक्स में टेंशन रहती है क्योंकि चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति में चलता है। जैसे ताइवान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट, जापान के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी भी छुपा हुआ नहीं है ना। नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे व्यवहार, साउथ कोरिया के साथ खराब व्यवहार, ये भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये चलता रहता है। तो इसलिए चाइना के ऊपर एक लंबा चौड़ा ऐसे आपको याद करके जाना है कि चाइनीज़ इकोनॉमी क्या है, चाइना का आगे फ्यूचर प्लान क्या है, और चाइना की बेसिक कुछ फिगर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो अच्छा रहेगा। बुक में तो मैंने कर ही दिए हैं वैसे, पर जिनके पास मेरी बुक अवेलेबल नहीं है, एक बार नेट से सर्च करके इसके सारे ले लेना। यहाँ पर मैंने ओवरऑल एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।